Hello everyone, this is Kirti Tiwari and in this video we are going to discuss practice paper 37 from Dr. Ranjit Singh and practice paper 1 to 36 we have already discussed on the channel. So guys, if you are preparing for TGT and PGT and visiting first time on my channel, so please subscribe it so that you may get all the videos of the series because it is very beneficial for all state TGT PGT exams. And now discuss practice paper 37. सो देखिए प्रैक्टिस पेपर 37 का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के लिए। प्री रेफलाइट ग्रुप ऑफ पोइट इज ऑल्सो नोन एज। प्री रेफलाइट ग्रुप ऑफ पोइट्स को और किस नाम से जाना जाता है? सो प्री रेफलाइट ग्रुप ऑफ पोइट इज ऑल्सो नोन एज प्री रेफलाइट ब्रदरहुड। और ये इसकी स्थापना हुई थी 1848 में। ये एक 7 लोगों का ग्रुप था जिसमें कुछ पोइट्स थे एंड कुछ पेंटर्स थे और कुछ क्रिटिक्स भी थे। सो इसे प्री रेफलाइट ब्रदरहुड के नाम से भी हम जानते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्री रेफलाइट वर अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश। ये जो प्री रेफलाइट ग्रुप है ये किसका ग्रुप था? किसका ग्रुप था? ये पेंटर्स का, पोइट्स का एंड क्रिटिक्स का। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन विच ईयर प्री रेफलाइट फाउंडेड। किस ईयर में इसकी स्थापना हुई थी? सो इसकी स्थापना हुई थी 1848 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, 1848। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हु फॉर्म प्री रेफलाइट ग्रुप। किसने फॉर्म किया था ये? सो दंते गैब्रियल रोसेट्टी इसके प्रोमिनेंट मेंबर थे, इन्होंने इसे फॉर्म किया था। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मैनी मेंबर्स वर इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में कितने मेंबर थे? तो मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि ये 7 मेंबर्स का ग्रुप था जिसमें कुछ पेंटर्स थे एंड पोइट्स और क्रिटिक्स, सभी लोगों को मिलाकर ये 7 मेंबर का ग्रुप था। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, 7। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द प्री रेफलाइट्स डिफाइंड दमसेल्व एज ए। इन्होंने अपने आप को कैसे डिफाइन किया? एज ए रिफॉर्म मूवमेंट। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। And next है question number 7. Number 7. What was the name of the periodical created by Pre-Raphaelite to promote their ideas? इनके द्वारा एक periodical create किया गया Pre-Raphaelite के द्वारा, उसका क्या नाम था? तो periodical एक टाइप की एक पत्रिका होती है या मैगजीन जिसमें क्या करते हैं, ये अपने विचार पब्लिश कराते थे जिससे कि लोग इन्हें समझ सकें। तो उस periodical का नाम था द जर्म। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, द जर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विच पोइट्री वॉज हाईली पिक्टोरियल। कौन सी पोइट्री इसमें से हाईली पिक्टोरियल थी? सो प्री रेफलाइट वॉज हाईली पिक्टोरियल पोइट्री। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम विच एज प्री रेफलाइट वर इंस्पायर्ड। ये लोग किस एज से इंस्पायर्ड थे? ये लोग मिडिल एज से इंस्पायर्ड थे। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीआरबी। पीआरबी की फुल फॉर्म क्या है? सो पी से कोई प्री, आर से रेफलाइट एंड बी से ब्रदरहुड। सो प्री रेफलाइट की ब्रदरहुड इसकी फुल फॉर्म है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हु बिलीव्ड इन आर्ट फॉर आर्ट सेक। आर्ट फॉर आर्ट सेक में कौन बिलीव करता था? सो प्री रेफलाइट के जो मेंबर थे ये लोग बिलीव करते थे आर्ट फॉर आर्ट सेक में। सो द बी इज राइट हेयर। एंड नेक्स्ट है 12। प्री रेफलाइट पोइट्री इज अ ब्लैंड ऑफ। ये किसका मिक्सर थी? सो ऑब्वियसली पोइट्री एंड पेंटिंग दोनों का ही ये मिक्सर थी क्योंकि इसमें कुछ पेंटर्स भी थे और कुछ पोइट भी थे। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, बोथ ए एंड बी, यानी दोनों का मिक्सचर थी, पेंटिंग एंड पोइट्री। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है। हैविंग क्वालिटीज ऑफ पेंटिंग दिस पोइट्री बिकम हाईली। क्योंकि इसमें पेंटिंग की क्वालिटीज थी तो ये जो पोइट्री थी ये हाईली कैसी थी? सेंसुअस। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इन विच ईयर रोसेट्टी एंड विलियम मॉरिस रिविटलाइज द मूवमेंट इन। किस ईयर में रोसेट्टी एंड विलियम मॉरिस ने इस मूवमेंट को रिविटलाइज किया? तो द राइट ऑप्शन विल बी डी, 1856 में मॉरिस ने और रोसेट्टी ने इसे रिविटलाइज किया इस मूवमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हु कॉल्ड प्री रेफलाइट द फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री।
किसने प्री रेफेलाइट ग्रुप को फ्लैशली स्कूल कहा था? सो रॉबर्ट बकनन ने इसे फ्लैशली स्कूल कहा था, फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, रॉबर्ट बकनन। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच पोएम इज मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएम ऑफ प्री रेफेलाइट पोइट्री? प्री रेफेलाइट जो पोइट्री थी उसकी सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट पोएम है वो कौन सी है? सो द ब्लेस्ड डैमोजेल इसकी रिप्रेजेंटेटिव पोएम मानी जाती है इस पोइट्री की। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 है कि ये पोएम को लिखा किसने था? द ब्लेस्ड डैमोजेल ये जो पोएम है इसे लिखा किसने था? इसे लिखा था डीजी रॉसेट्टी ने, ठीक है, जो कि प्रोमिनेंट मेंबर हैं इस ग्रुप के, जिन्होंने फॉर्म किया था ग्रुप को। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, द ब्लेस्ड डैमोजेल, रिटन बाय डीजी रॉसेट्टी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ऑन विच पेंटर नेम द प्री रेफेलाइट पोइट्री फॉर्म? सो राफेलो सेनेजियो द अर्बनो के नेम पर ये जो है पोइट्री फॉर्म हुई थी। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्री राफेल बिलोंग टू? किस कंट्री से बिलोंग करते थे राफेल? इटली से। एंड नेक्स्ट है 20, राफेल इज बेस्ट नोन फॉर हिज डैश पेंटिंग। किसके लिए ये फेमस थे? सो द मैडोनस, उनकी वेल नोन पेंटिंग्स हैं, उनके लिए जाने जाते हैं मैडोनस के लिए। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी इज करेक्टराइज्ड बाई? जो लास्ट डिकेड है 19th सेंचुरी का, ये किसके द्वारा करेक्टराइज किया गया? सो नॉटीनेस के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, नॉटीनेस। ये भी एक ग्रुप था कुछ ऑथर्स का, पोइट का, जिसे नॉटी 19 के नाम से जाना जाता है 19th सेंचुरी के लास्ट टाइम पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग कुड बी कॉल्ड नॉटी? इनमें से किसे नॉटी कहा जा सकता है? सो ऑस्कर वाइल्ड, क्योंकि ये इस ग्रुप के प्रोमिनेंट मेंबर हैं जिन्होंने इसको फॉर्म किया था। सो ऑस्कर वाइल्ड को कहा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच क्रिटिक डिवाइड दिस रिवॉल्ट इन 3 पॉइंट्स? किसने इसे 3 पॉइंट में डिवाइड किया था? सो कॉम्पटन रिकर्ट ने। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, दिस मूवमेंट रिपीट द ओल्ड रेवोल्यूशनरी फॉर्मूला ऑफ? ये जो मूवमेंट था ये रिपीट करता है ओल्ड फॉर्मूले, जो रेवोल्यूशनरी फार्मूला था उसको, जो कि फ्रांस की क्रांति के दौरान बोला गया था, जिसे हम कहते हैं समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, बंधुत्वता। सो इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। सो द ऑल ऑफ दीज इसमें हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन रिकैट दिस रिवॉल्ट हैज़ हाउ मैनी प्रोंग्स? कॉम्पटन रिकैट के अनुसार इस मूवमेंट की कितनी शाखाएं, यानी प्रोंग्स का मतलब होता है शाखाएं। सो इट हैज़ 3 प्रोंग्स। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, 3। एंड देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, हु इज़ रॉबर्ट ब्रिजेस? रॉबर्ट ब्रिज कौन थे? सो ये एक पोइट थे और ये 1913 से 1930, यानी कि 1930 में इनकी डेथ हुई थी। जब तक ये क्या रहे थे? पोइट ऑफ लॉरियट रहे थे इंग्लैंड के। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, हु इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट नोबलिस्ट ऑफ 90s? यानी इस सेंचुरी के प्रोमिनेंट नोबलिस्ट थे, कौन थे? कार्लाइल थे, एडिसन थे, हार्डी थे, या फिर डिकेंस? सो हार्डी। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, हुज प्लेस हैव द टोन ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म? किसके प्लेस की जो टोन थी वो सोशल क्रिटिसिज्म की थी? तो ऑस्कर वाइल्ड। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, हु इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ द 90s? यानी इस सेंचुरी के कौन ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट थे? सो शॉ का नाम आता है, जीबी शॉ। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हु वर्शिप पावर दैन ब्यूटी? कौन वर्शिप करता है पावर की, यानी पावर को इम्पोर्टेंस देता है ब्यूटी से ज़्यादा? सो राइटर ऑफ 19। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, कोच इज़ एन ऑड सिंगिंग ऑफ? यानी कोच एक ऑड है जो गाती है ओल्ड ग्लोरीज को, पास्ट की ओल्ड ग्लोरीज को ये गाती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन विल बी ए। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, विच वन इज नोन एज द इरेगुलर ऑड? किसे इरेगुलर ऑड के रूप में जाना जाता है? सो कॉलियन ऑड को एक इरेगुलर ऑड माना जाता है। सो राइट ऑप्शन विल बी डी। कॉलियन ऑड वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई?
सो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि कॉलियन ऑड किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। सो अब्राहम काउली, अब्राहम काउली ने इसे एस्टेब्लिश किया था। सो इनके नाम पर ही इसको कॉलियन ऑड भी बोला जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। ऑड टू ऑटम इज अ पॉपुलर ऑड बाय। ऑड टू ऑटम एक पॉपुलर ऑड है, किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन कीट्स के द्वारा। सो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। विच आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिंडारिक ऑड। पिंडारिक ऑड की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं स्टॉफी, एंटी स्टॉफी एंड इपोर्ट। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दी। ये सभी पिंडारिक ऑड के मूवमेंट हैं, स्टॉफी, एंटी स्टॉफी एंड इपोर्ट। ये ग्रीक पोइट थे पिंडार, उनके द्वारा इस ऑड को इन्वेंट किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है 36। विच ऑड्स वर जनरली रिटन फॉर पब्लिक ओकेजन्स। कौन सी ऑड्स पब्लिक ओकेजन्स के लिए लिखी जाती थी? सो पिंडारिक ऑड्स लिखी जाती थी। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर इज रिटन बाय। किसके द्वारा लिखी गई है ये? सो एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखी गई है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। मॉडर्न लिरिक्स कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड क्वालिटीज। इट इज। मॉडर्न लिरिक्स वाइड रेंज कवर करती हैं सब्जेक्ट के और क्वालिटीज़ के। ये होती हैं, कैसी होती हैं? ये रियलिस्टिक होती हैं, आर्टिफिशियल होती हैं, ग्रांड होती हैं, या फिर सब्जेक्टिव होती हैं। सो लिरिक्स होती हैं सब्जेक्टिव। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। ये सब्जेक्टिव फॉर्म होती है पोइट्री की। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होती है? तो डायलॉग बिटवीन टू पर्सन्स। तो ये होती नहीं है। डायलॉग जो होते हैं दो पर्सन्स के बीच में, वो हमारे ड्रामा में होते हैं। सो ये ऑप्शन तो है नहीं। सॉलिलॉग की भी नहीं होती है। ये स्पीच ऑफ पर्सन विद एन इम्प्लीट ऑडियंस। ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। अ पोइटिक लिरिक प्रेजेंटेड इन एक्शन इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी पोइटिक लिरिक है जो एक्शन के साथ प्रेजेंट की जाती है? ड्रामेटिक मोनोलॉग, बैलाड, वर्स, सॉन्ग। सो बैलाड एक ऐसी लिरिक है जिसे हम एक्शन के साथ प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बैलेड मीन्स होता है डांस। ये एक डांस सॉन्ग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। अ पोइटिक लिरिक प्रेजेंटेड इन एक्शन इज कॉल्ड। यानी कौन सी ऐसी पोइटिक लिरिक है जो एक्शन के साथ प्रेजेंट की जाती है? सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, बैलड। बैलड इज प्रेजेंटेड इन एक्शन फॉर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। द ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफर्स स्कोप फॉर ए साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ स्टडी ऑफ करेक्टर। ये करेक्टर की स्टडी होती है। सो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है MCQs 43 to 62 आर फ्रॉम शेक्सपियरियन कॉमेडी मर्चेंट ऑफ वेनिस। यहाँ पर मर्चेंट ऑफ वेनिस के कुछ MCQs लिए गए हैं। ठीक है। 43 से लेके 62। सो देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट रीजन डज एंटोनियो गिव फॉर बीइंग सैड इन द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले। यानी प्ले की जब शुरुआत होती है, प्ले का जो ओपनिंग सीन है उसमें एंटोनियो है सैड दिखाई देता है। तो वो अपनी सैडनेस का क्या रीज़न देता है? सो ही गिव्स नो रीज़न। वो कोई रीज़न नहीं देता, बिकॉज उसका नेचर ही ऐसा, उसके नेचर में है मतलब सैड रहना। वो एक मेलंकली करेक्टर है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। फ्रॉम व्हाट करेक्टर फ्लो डज बेसेनियो बिलीव ग्रेशियानो सफ़र। यानी कि बेसेनियो के अनुसार जो ग्रेशियानो है उसमें किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ से वो सफ़र कर रहा है? सो ए लैक ऑफ डेप्थ। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, क्योंकि उसमें गहराई मतलब उसमें एक वो इल मैनर्ड व्यक्ति है, उसमें बिल्कुल भी तमीज़ तहजीब नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, और चीज़ों को वो गहराई से नहीं समझता। ठीक है। सो द राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। द कास्केट्स दैट पोर्सिया स्वीटर्स मस्ट पिक फॉर्म आर मेड ऑफ व्हाट मटेरियल्स। यानी कि पोर्सिया के स्वीटर्स को जो कास्केट पिक करनी थी, सेलेक्ट करनी थी, वो किस मैटर की बनी हुई थी? तो ये 3 मैटर की थी, गोल्ड, सिल्वर एंड लेड। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन शाइलॉक गिव्स फॉर हेटिंग एंटोनियो। इनमें से कौन सा रीज़न नहीं है शाइलॉक का एंटोनियो से हेट करने का?
एंटोनियो इज़ इन लव विद शाइलॉक डॉटर जेसिका। तो ये एक कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कि आप लोगों ने प्ले पढ़ा है तो आपको पता है कि जो जेसिका है वो लॉरेंजो के प्यार में है, यानी लॉरेंजो उससे प्यार करता है, तो एंटोनियो का जेसिका के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो ये कोई रीज़न नहीं हो सकता। बाकी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे एंटोनियो हैज़ इंसल्टेड शाइलॉक इन द पास्ट, उसने कभी पास्ट में उसकी इंसल्ट की हो। Antonio lends money without interest, which damage Shylock business. Antonio hates Jews. Antonio hates करता था Jews से। तो ये सभी कारण हो सकते हैं, लेकिन कौन सा कारण नहीं है, वो ये ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 47. How does Shylock initially describe his demand for a pound of flesh to Bassanio and Antonio? So, as a harmless prank. So, the right option will be C. Next question number 48. Why does the Prince of Morocco fear that Portia will dislike him? प्रिंस ऑफ मोरक्को क्या सोचता है कि पोर्सिया उसे डिसलाइक कर देगी? क्यों ऐसा वो सोचता है? क्योंकि उसका जो कॉम्प्लेक्सन था वो बहुत डार्क था, बहुत ज़्यादा वो काला कलूटा व्यक्ति था। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, ही हैज़ ए डार्क कॉम्प्लेक्शन। एंड नेक्स्ट है 49. Whom does Bassanio agree to bring with him Belmont? यानी बेसेनियो जब बेलमंट जाता है तो किसे अपने साथ ले जाने के लिए वो तैयार हो जाता है? तो ग्रेशियानो को वो अपने साथ ले जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन ले नहीं जा रहा था क्योंकि वो बहुत इल मैनर्ड पर्सन है, लेकिन जब वो उसको काफ़ी फोर्स करता है तो वो तैयार हो जाता है। आपका सही हो जाएगा ग्रेशियानो। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50. वॉट एक्ट डज जेसिका बिलीव विल सॉल्व मिजरी ऑफ लाइफ विद शाइलॉक? इन शाइलॉक के जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं वो किस एक्ट से ख़त्म हो जाएंगी? जेसिका कौन सा ऐसा कार्य करने जा रही है जिससे वो ख़त्म हो जाएंगी उसकी मिजरी? यानी मैरिंग लॉरेंजो से शादी करने के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो अपने फादर शाइलॉक की सारी परेशानियाँ ख़त्म कर देगी। सो दिस डी इज़ विल बी राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51. According to Lorenzo plan, how will Jessica escape from her father house? यानी कि जो लोरेंजो के प्लान था उसका, लोरेंजो का, उसके प्लान के अनुसार कैसे जेसिका अपने फादर के घर से भाग जाती है? सो शी विल डिस्गाइज हर सेल्फ एज लोरेंजो ट्रक बियरर एंड स्लिप आउट अनडिटेक्टेड। यानी कि वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है एज ए बॉय के रूप में, यानी कि लोरेंजो के कपड़े पहन लेती है और कोई भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, अनडिटेक्टेड वो निकल जाती है घर से। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52. हाउ डज शाइलॉक रिएक्ट टू लॉसिंग लैंसलॉट एज अ सर्वेंट? अपने सर्वेंट के रूप में उसे खोने पर वो कैसे रिएक्ट करता है? क्योंकि जो लैंसलॉट है ना, वो कह देता है कि मैं आपकी जॉब जो है रिज़ाइन दे दूंगा और मैं कहीं और जॉब करूंगा, मैं अब आपका सर्वेंट नहीं रहूँगा। तो वो कैसे रिएक्ट करता है शाइलॉक? तो शाइलॉक कहता है ही टेल्स लैंसलॉट दैट बेसेनियो विल बी ए हार्डर मास्टर। यानी कि वो बेसेनियो के यहाँ जाने की बात करता है, तब शाइलॉक बोलता है कि बेसेनियो तो बहुत ज़्यादा हार्डर है मुझसे भी ज़्यादा। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53. हाउ डज पोर्सिया रिएक्ट टू द प्रिंस ऑफ मोरक्को फेलियर एज ए स्वीटर? यानी कि जब प्रिंस ऑफ मोरक्को गलत कास्केट चुन लेता है, यानी फेल हो जाता है सही कास्केट चुनने में, तो पोर्सिया कैसे रिएक्ट करती है? सो सी प्रेज दैट नो वन विथ सच डार्क स्किन एवर विन हर हैंड, कि ऐसी डार्क स्किन वाला व्यक्ति कभी भी उसका हस्बैंड नहीं होना चाहिए। सो ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। And next question number 54. Who lost the opportunity to marry Portia by choosing the silver casket? यानी कौन सिल्वर कास्केट को चूज करके पोर्सिया से शादी करने की अपॉर्चुनिटी खो देता है? तो प्रिंस ऑफ एरागॉन। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, यानी कि जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है वो गोल्डन की जो कास्केट थी उसे सेलेक्ट करता है एंड प्रिंस ऑफ एरागॉन सिल्वर कास्केट को सेलेक्ट करता है। सो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। And next question number 55. According to Tubal's report, for what did Jessica trade Shylock's most precious ring? So a monkey. So the right option will be D. Monkey आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56. What course of action does Portia suggest when she learns that Shylock wishes to collect his pound of flesh? यानी
पोर्सिया क्या सजेस्ट करती है जब उसे ये पता चलता है कि जो शाइलॉक है वो पॉन्ड ऑफ फ्लेश ले लेगा एंटोनियो का अगर उसके पैसे वापस नहीं किए। तो वो बेसोनियो को कहती है कि उसकी जो अमाउंट थी, उसने जो अमाउंट एंटोनियो को दी थी, जस्ट उसका डबल दे दो उसको, बट ऐसा एंटोनियो के साथ नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन इसके। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, दैट द बॉन्ड बी पेड मैनी टाइम्स ओवर। यानी इसका वही मतलब है कि जो बॉन्ड के लिए पेड किया जाना था उसका आप डबल दे दो, बट ये नहीं होना चाहिए कि वो पॉन्ड ऑफ फ्लैश ले ले उसका। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, वेयर डज पोर्सिया इंस्ट्रक्ट हर सर्वेंट बेल्जार टू हरी। इन कहाँ जाने के लिए वो अपना सर्वेंट को कहाँ जाने के लिए निर्देशित करती है, उसको आदेश देती है और कहती है कि जल्दी से वो वहाँ चला जाए। तो वो उसे पादुआ भेजती है। पादुआ से उसे क्या करना था, जो डॉक्टर बैलेरियो है वहाँ उसे विजिट करनी थी, तो उसे वहाँ जाने के लिए वो जल्दी से कहती है कि वो वहाँ जल्दी जाए। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, टू पादुआ टू विजिट डॉक्टर बैलेरियो। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, what complaint does Lancelot make regarding the conversation of the Zeus? क्या कंप्लेन करता है लैंसलॉट? He says that the price of bacon would soar. So the right option will be C. And next, देखिए क्वेश्चन नंबर 59, इन कोर्ट हाउ डज एंटोनियो रिएक्ट। कोर्ट में एंटोनियो कैसे रिएक्ट करता है शाइलॉक से इंसिस्टेंस ऑन कलेक्टिंग हिज पॉन्ड ऑफ फ्लैश। जब वो मतलब उसका जो पॉन्ड ऑफ फ्लैश निकालने के लिए जब वो फोर्स करता है शाइलॉक, तो कैसे वो रिएक्ट करता है, तो वो ही वोज दैट ही विल मीट शाइलॉक हेटर्ड विथ पेशेंस। यानी कि जितना कुछ वो करेगा तो वो उसे धैर्य से सहन करेगा। सो बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 60, हु एंटर्स द कोर्ट डिस्गाइज एज ए यंग डॉक्टर ऑफ लॉ नेम्ड बेल्तजार। यानी कौन एंटर करता है कोर्ट में एज ए डिस्गाइज यंग डॉक्टर के रूप में जिसका नाम बेल्तजार है। तो ये पोर्सिया है। पोर्सिया क्या है, यंग डॉक्टर ऑफ लॉ, जो उसका भाई था बेलोरियो उसकी जगह आई थी ये बेल्तजार नाम उसने एज्यूम कर लिया था अपने नौकर का। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, what loophole in Shylock bond allows Portia to stop him from taking a pound of Antonio's flesh। यानी क्या उसे लूज पोल मिल गया था इस केस में, जो बॉन्ड था शाइलॉक का एंटोनियो की फ्लैश के बारे में। शाइलॉक इज एंटाइटल्ड ओनली टू फ्लैश बट नॉट ब्लड। यानी कि उसको ये लूज पोल मिल गया था कि उसने जो बॉन्ड पे शाइन करवाए हैं उसने केवल फ्लैश के लिए बात की है, यानी कोई ब्लड की बात नहीं की है। तो उसने ये कहा कि ठीक है वो फ्लैश तो ले सकता है लेकिन एक बूंद ब्लड नहीं गिरना चाहिए, ये बात रखी थी पोर्सिया ने। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। Question number 62, how is Shylock punished for seeking to take Antonio's life। Antonio's life को लेने के चक्कर में उसे कैसे पनिश किया गया शाइलॉक को लास्ट में। सो ही मस्ट कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी एंड विल हिज पजेशन टू जेसिका एंड लोरेंजो अपॉन हिज डेथ। यानी कि एक तो उसको अपना क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया वो, और उसे अपने जितने भी पजेशंस थे वो जेसिका और लोरेंजो को देने होंगे अपनी डेथ के बाद। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 63, शेक्सपियर बोरोड द फॉर्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी फ्रॉम। शेक्सपियर ने अपनी रोमांटिक कॉमेडी का फॉर्मूला किससे बोरोड किया था। तो इन्होंने ये बोरो किया था रॉबर्ट ग्रीन से, जो कि एक यूनिवर्सिटी बेट थे। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, रॉबर्ट ग्रीन। देखिए क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्ले इज अ ड्रामाटाइजेशन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन पॉन्डस्टो। रॉबर्ट ग्रीन के जो पॉन्डस्टो प्ले है उनका, उस पर कौन सा शेक्सपियर का प्ले बेस्ड है। सो इट इज़ विंटर टेल। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, विंटर टेल उनका इस पर बेस्ड है ग्रीन के प्लेस पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, हाउ डज एल एलिग्रो एंड। एल एलिग्रो एंड कैसे होती है, विद द स्पीकर गोइंग बैक टू वर्क, विद द स्पीकर एंजॉइंग द थिएटर। सो बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, विद द स्पीकर एंजॉइंग द थिएटर। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, विच लेटर वर्क वॉज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाई द स्पीकर इन एल एलिग्रो। ठीक है, एल एलिग्रो से कौन सा लेटर वर्क इन्फ्लुएंस है स्पीकर का। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, कॉमर्स।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, हाउ डज द हंट इन एल एलिग्रो एंड। तो एल एलिग्रो में हंट कैसे एंडिंग होती है, सो वी डोंट नो, क्योंकि इसका कोई मेंशन इस चैप्टर में किया नहीं गया। सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, हु इज़ फेरी मेव। फेरी मेव कौन है? सो ए फेरी क्वीन नोन फॉर मिसचीफ। ठीक है, सो द बी सी इज राइट हियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, ड्यूरिंग द रेनेसा pupil associated melancholy with an artistic temperament, so the right option will be D. And next है क्वेश्चन नंबर 70, what is the name of companion poem to एल एलिग्रो। इस एल एलिग्रो पोएम की कंपेनियन पोएम कौन है? सो इल पेंसर्सो को हम इसकी कंपेनियन पोएम कहते हैं। ये एक्चुअली दो ट्विन पोएम मानी जाती हैं जॉन मिल्टन की, एल एलिग्रो एंड एल पेंसर्सो। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। इसका मतलब होता है ए हैप्पी मैन और इसका मतलब होता है ए मेलंकली मैन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, वॉट डज द स्पीकर आर्ग्यू फॉर इन एल पेंसर्सो। इसमें क्या आर्ग्यू करता है स्पीकर? अ लाइफ ऑफ कंटेम्पलेशन, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, हाउ डज एल एलिग्रो बिगिन। एल एलिग्रो किससे शुरू होती है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? विद द स्पीकर रिजेक्टिंग मेलंकली, जब स्पीकर क्या रिजेक्ट करता है? मेलंकली, क्योंकि एल एलिग्रो मतलब एक हैप्पी मैन, लैटिन लैंग्वेज में इसका मतलब हैप्पी मैन होता है, तो ऑब्वियसली वो मेलंकली को रिजेक्ट करेगा, कि मेलंकली माने क्या होता है? उदासी, डेस्पोंडेंसी, निराशा। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, विच करेक्टर फ्रॉम ग्रीक मिथोलॉजी डज द स्पीकर एल्यूड इन एल एलिग्रो। कौन सा करेक्टर लिया गया है मिथोलॉजी से इस पोएम में? सो ऑर्फियस, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, विच जनरे डज मिल्टन ड्रॉ फ्रॉम इन एल एलिग्रो। कौन सी जनरे को उन्होंने ड्रॉ किया इसमें? सो क्लासिकल हिम, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, द सैफर्ड दैट अपीयर इन एल एलिग्रो ड्रॉ फ्रॉम विच ट्रेडिशन। किस ट्रेडिशन से इस सैफर्ड को यहाँ पर ड्रॉ किया गया है एलिग्रो में? सो पेस्टल पोइट्री से, सो द डी इज करेक्ट हियर। एंड नेक्स्ट है 76, the speaker align melancholy with the darkness of the underworld, so the right option will be C. And next है क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन देखिए, who does the speaker say gave birth to melancholy, so Cerberus, so the right option will be A. एंड नेक्स्ट है विच बर्ड सिंग्स इन एल एलिग्रो। कौन सी चिड़िया इस पोएम में सॉन्ग गाती है? लार्क। लार्क चिड़िया का यहाँ पर जिक्र हुआ है, सो बी इज राइट हियर। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट वाज द एक्चुअल रीजन गिवन इन कोर्ट बाय फाल्डर दैट कंपेल्ड हिम टू अल्टर द चेक। ठीक है, कौन सा एक्चुअल रीजन देता है फोल्डर कोर्ट में जो चेक था उसको बदलने के संदर्भ में? सो वो कहता है फेल्डर वांटेड टू मैरी रुथ एंड सेटल इन अनदर कंट्री। ठीक है, वो उससे शादी करना चाहता था रुथ से और दूसरे कंट्री में सेटल होना चाहता था। सो ही दे रिक्वायर्ड मनी, तो उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती, इसीलिए उन्होंने क्या किया था? चेक को अल्टर कर दिया था। सो राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन नंबर, हु सेज, कौन कहता है इट इज़ ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये जो है मैटर है, जिंदगी और मौत का सवाल है, ये कहती है रुथ हनीवेल। सो सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, इन विच कंट्री फाल्डर एंड रुथ इंटेंडेड टू गो एंड गेट मैरिड। किस कंट्री में फाल्डर और रुथ जाने वाले थे और वहाँ शादी करने वाले थे? तो ये लोग प्लानिंग कर रहे थे साउथ अमेरिका जाने की। सो बी इज़ राइट हियर। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, who defend the forgery act of Folder, saying it was all the work of a moment. The rest has followed as death follows step to the heart. So Mr. Hector from कहता है इस बात को, so the right option will be D. And next है question number 83, who is known as the translator of the ocean cycle of epic poems। कौन ट्रांसलेटर माना जाता है जो ओशियन साइकिल है एपिक पोएम्स की? सो जेम्स मैकफर्सन, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, सर वाल्टर स्कॉट वॉज ए। कौन थे ये सर वाल्टर स्कॉट? ये एक स्कॉटिश हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट थे। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 85, हु इज नोन फॉर द प्रोज सैटायर गुलिवर ट्रेवल और ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन 4 पार्ट्स बाय लेम्यूअल गुलिवर, फर्स्ट इज सर्जन एंड देन ए कैप्टन ऑफ सेवरल शिप्स, 1726। ठीक है, कौन किसका वर्क है ये फेमस गुलिवर ट्रेवल, जो कि एक सैटायर है। तो ये जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया था, बहुत ही फेमस वर्क है ये उनका। सो द बी इज राइट हियर, जोनाथन स्विफ्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। 86 है अ टेल ऑफ ए टब 1704 एंड द बैटल ऑफ द बुक्स 1704 आर द पॉपुलर बुक्स ऑफ। ठीक है, ये 2 वर्क हैं, टेल ऑफ ए टब 1704 में आई थी और एक बैटल ऑफ द बुक्स, ठीक है, 1704 में। ये पॉपुलर बुक किसके द्वारा लिखी गई है, जोनाथन स्विफ्ट की हैं ये भी। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। In which of his work Thomas Carlyle argued that the actions of the great man play a key role in history। ठीक है, कौन सी बुक में उन्होंने ये आर्ग्यू किया है कि जो ग्रेट मैन होते हैं वो किसका रोल अदा करते हैं, एक मतलब की रोल अदा करते हैं किस में, उनके जो एक्शंस होते हैं वो हमारी जो हिस्ट्री होती है उसमें एक की रोल प्ले करते हैं, ग्रेट मैन की जो एक्शन होते हैं। ये उन्होंने कहा है क्लेम करते हुए दैट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ बट द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन। एक्चुअली इन्होंने हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एक इनका वर्क है जिसमें इन्होंने बायोग्राफी लिखी है कुछ ग्रेट मैन की, जो महान लोग हैं उनके बारे में लिखा है, तब इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड हीरोइक इन हिस्ट्री। ठीक है, इनका मानना था कि जो ग्रेट मैन के एक्शंस होते हैं वो बहुत एक बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी हिस्ट्री में। ठीक है, एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। हुज वर्क इंक्लूड द फ्रेंच रेवोल्यूशन अ हिस्ट्री 3 वॉल्यूम्स 1837 एंड द हिस्ट्री ऑफ फ्रेडरिक सेकेंड ऑफ प्रूसिया कॉल्ड फ्रेडरिक द ग्रेट 6 वॉल्यूम। ठीक है, ये इनके वॉल्यूम का मतलब होता है किताब। तो ये किसके वर्क रहे हैं या कुछ वर्क हैं एक राइटर के, उसकी बात हो रही है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन किसी ने लिखा, जिसका नाम जो 3 वॉल्यूम में आया 1837 में। हिस्ट्री ऑफ फ्रेडरिक सेकेंड ऑफ प्रूसिया एक वर्क है, ठीक है, कॉल्ड फ्रेडरिक द ग्रेट 6 वॉल्यूम, ठीक है, 1858 में। तो ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, ये वर्क किसके द्वारा इंक्लूड हुए हैं, तो थॉमस कार्लाइल के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। What is the meaning of the title Sartor's Resartus, a novel by थॉमस कार्लाइल? इस जो नोवेल है इसका मतलब क्या है, जो ये सार्टर रीसार्टस ये नोवेल का टाइटल है। सो ये पर्टेनिंग टू टेलर से संबंधित है ये टाइटल उनका। ठीक है, सो ये आपका सही हो जाएगा, द टेलर रीटेलर्ड। ये भी थॉमस कार्लाइल का वर्क है। और देखिए 90, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, विच 20th सेंचुरी इंग्लिश नोवेलिस्ट, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक इज नोन फॉर हिज लूसिड प्रोज, biting social criticism, opposition to totalitarianism and outspoken support of democratic socialism। ठीक है, सो ये जाने जाते हैं जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। हु पॉपुलराइज्ड द इंग्लिश वर्स फ्रॉम हुडीब्रास बाय राइटिंग ए वर्क एंटाइटल्ड हुडीब्रास, पब्लिश्ड इन पार्ट फ्रॉम 1663 टू 1678। किसने पॉपुलराइज किया इंग्लिश वर्ड्स को? ठीक है, ये थे सैमुअल बटलर। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, सैमुअल बटलर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। फेमिनाइन राइम एंड सॉन्ग। जो फेमिनाइन राइम होती है ना वो किस पर एंड होती है, मतलब स्ट्रेस वर्ड पर एंड होती है या अनस्ट्रेस वर्ड पर एंड होती है? तो ये एक अनस्ट्रेस वर्ड पर एंड होती है। ठीक है, स्ट्रेस नहीं होता उस वर्ड पर। सो देखिए राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अनस्ट्रेस लेवल पर ये एंड होती है क्या, फेमिनाइन राइम। और जो मस्कुलाइन राइम होती है वो स्ट्रेस लेवल पर एंड होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। द रेप ऑफ द लॉक इज ए मॉक हीरोइक नैरेटिव पोएम रिटन बाय। किसके द्वारा लिखी गई है ये मॉक नैरेटिव पोएम? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। बेलंडा एंड लॉर्ड बैरॉन आर द करेक्टर इन। ये दोनों करेक्टर कौन सी पोएम में हैं? सो द रेप ऑफ द लॉक बाई अलेक्जेंडर पोप की जो
मोक एपिक है, उसमें ये दोनों करेक्टर देखने को मिलते हैं। सो ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 95, नंबर 95 ए, और इसके बाद है डैश, इज ए लिटरेरी ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क इंटेंडेड टू कॉज लाफ्टर बाई कैरिकेटिंग द मैनर और स्पिरिट ऑफ सीरियस वर्क। ठीक है, कोई सीरियस वर्क है उसको कैरिकेटिंग वे में प्रेजेंट करता है। कोई भी लिटरेरी या ड्रामेटिक म्यूजिकल जो वर्क है जो एक सैटायर के रूप में होता है और वो किसी सीरियस वर्क की इमिटेट करता है सीरियस वर्क को, उसे क्या कहते हैं, उसे बर्लेस्क्यू कहते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। अ बर्लेस्क्यू इज अ लिटरेरी ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क इंटेंड टू कॉज लाफ्टर बाई कैरिकेटरिंग द मैनर और स्पिरिट ऑफ सीरियस वर्क। ठीक है, नेक्स्ट है 96, इन इंग्लिश लिटरेचर डैश इज ए पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन यूजुअली ए लैमेंट फॉर द डेड। तो ये आप समझ गए, एलर्जी होती है ये लिटरेचर में जो लैमेंट जिसमें किया जाता है डेड पर्सन के लिए। सो ए इज द राइट हियर। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, एन एलर्जी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। एक एलर्जी लिखी गई है मैड डॉग के ऊपर, ये किसने लिखी थी? सो दिस एलर्जी इज रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, एन एलर्जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज रिटन बाय। तो एलर्जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड टॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई थी। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, और ये इंग्लिश लिटरेचर की सबसे अच्छी एलर्जी मानी जाती है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, हु हैज़ रिटन एन एलर्जी इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। एक एलर्जी लिखी गई W.B. ईट्स के ऊपर, ये किसने लिखी थी? W.H. ऑर्डन ने। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 पर हम आ गए। Who wrote the elegy "O Captain, My Captain" on the death of President अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिकन प्रेसिडेंट की डेथ पर इतनी फेमस एक एलर्जी लिखी थी, किसने लिखी थी? ओ कैप्टन माई कैप्टन। सो ये लिखी गई थी अमेरिकन पोइट वॉल्ट विटमैन के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, वॉल्ट विटमैन। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, गिव द राइट सुफिक्स फॉर द वर्ड किंग टू मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि एक सही सुफिक्स का चयन कीजिए जिससे जो किंग है उसमें अगर हम उसे ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, डोम। क्योंकि किंग में अगर हम डोम ऐड कर देंगे, किंगडम हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा किंग का। ठीक है, सो राइट ऑप्शन विल बी ए। किंग क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, द सिंगुलर फॉर डायनोसिस। इसका सिंगुलर क्या होगा? ये जो SES मैंने पहले बताया था ना, ES है तो ये प्लूरल है, अगर इसमें हम IS लगाएंगे तो वो सिंगुलर होगा। तो डायनोसिस का सिंगुलर हो जाएगा ये वाला, डायनोसिस। ठीक है, ये वाला। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। देखिए क्वेश्चन नंबर 103, इच आर द बुक्स एंड देयर ऑथर्स दैट हैव कन्फ्यूज अस। तो यहाँ पर जो एरर पार्ट ए है, इट आर नहीं होता यहाँ पर, इस बुक्स के लिए नहीं आता, ये ह्यूमन बींग्स के लिए आता है ना। सो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 104, आइदर यहाँ पर ना आपको एरर फाइंड आउट करनी है, कौन से पार्ट में एरर है। किसी एक पार्ट में यहाँ पर एरर है, आइदर ऑफ द 2 बॉयज आर एलिजिबल फॉर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट, नो एरर। तो यहाँ देखनी है आपको कौन से पार्ट में एरर है। तो आइदर ये ना क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो इसके बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है ना। तो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, प्लूरल वर्ब दे रखी है, आइदर ऑफ द 2 बॉयज आर एलिजिबल। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा, आइदर ऑफ द 2 बॉयज इज एलिजिबल होगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। जो सी पार्ट है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे एरर है, यहाँ पर इज होता तो आपका करेक्ट होता। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, द हॉर्स एंड कैरिज हैव बीन स्टैंडिंग एट द डोर फॉर 2 hours, नो एरर। सो द राइट ऑप्शन विल बी ई। इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ यहाँ पर प्लूरल वर्ब सही दे रखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है? जैसे राइट इन इंक, ही थ्रू द स्टिक इनटू वाटर, ये दोनों सही हैं। वी वेंट नियर द स्टेशन, ही वॉज अ फेवरेट विद हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर ये 3 वैसे सही हैं,
ये वाला गलत है, लेकिन जो ये बुक है ना ये सर की, इसमें फॉल्स में दे रखा है ये, यानी कि इसको आयोग ने गलत मान लिया था इस क्वेश्चन को ही। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 107, ये भी इसी कैटेगरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड, इसमें कौन सा पेयर मिसमैच्ड है? जैसे सिंपल प्रीपोजिशन आफ्टर, कंपाउंड प्रीपोजिशन ऑफ, और डिस्गाइज प्रीपोजिशन ए एंड टू, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन इन लाइव ऑफ। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पूरा गलत है, एकदम से गलत पूछा गया है, क्योंकि इन लाइव ऑफ ये पार्टिसिपल होता ही नहीं है प्रीपोजिशन। जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होते हैं उनमें आईएनजी लगी होती है, ठीक है। और ये ऑफ वाला भी क्वेश्चन गलत है, तो इसीलिए इसे गलत मान लिया था, ये है ना गलत इन्होंने पूछा था। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस करेक्ट, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है? सो योर सिंसियरली आपका सही हो जाएगा, ए वाला सही है, क्योंकि जो योर से एक पजेसिव प्रोनाउन होता है, तो पजेसिव प्रोनाउन के बाद में जैसे इनमें आ रहा है ना योर सिंसियरली और योर सिंसियरली, ये सभी गलत हैं, क्योंकि ये है ना एक पजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स, तो पजेसिव प्रोनाउन के बाद पजेसिव साइन नहीं आता, इसीलिए इन एक्सप्रेशन को गलत माना जाता है और इसे सही माना जाता है। तो ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, इनमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? एंड टीजीटी 2016 में ये पूछा गया है। एवरी वन शुड प्रे गॉड, तो ये गलत है। ही रोट टू मी, ही रोट मी, ही सजेस्टेड मी, तो यहाँ पर ना आपके जो आपका जो सही वाला है वो बी है, ही रोट टू मी, ठीक है। इसके रोट के बाद क्या है? इनडायरेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, और बाकी किसी में ना टू नहीं आया, इसलिए ये सभी गलत हैं, यानी कि टू आना चाहिए था। एवरी वन शुड प्रे टू गॉड यहाँ पे होना चाहिए था, ही रोट टू मी यहाँ टू होना चाहिए था, यहाँ भी सजेस्टेड के बाद टू आना चाहिए था, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, ये 2003 में पूछा गया है कि इसमें कौन से वर्ड जो है मिसस्पेल्ड है। सो फैटलिस्ट और ग्रीगेरियस एंड सैलिबेसी एंड फिलिस्टाइन, तो यहाँ पे आपको जो गलत वर्ड है वो है सैलिबेसी, क्योंकि ये CELI होता है, सैलिबेसी है ना, तो आपका जो है सी वाला सही हो जाएगा। CELIBACY होता है, इसकी स्पेलिंग जो सही होती है वो ये वाली होती है, BACY, एस नहीं होता उसमें, और ना ही यहाँ पर ई होता है इसमें, ठीक है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, विच वर्ड इज मिसस्पेल्ड, ये भी TGT 2003 में आया है, कौन सा वर्ड यहाँ पे मिसस्पेल्ड है? सो यहाँ पे जो मिसस्पेल्ड वर्ड है वो है रिटोरिक, रिटोरिक में यहाँ पे बाई ई होता है, RHE, ये होती है रिटोरिक की स्पेलिंग। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, चूज द रेस्पॉन्स विच गिव द करेक्ट स्पेलिंग टू द वर्ड, कौन सा वर्ड यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग दी गई है किस वर्ड की? तो डिस्पैशनेट वाला सही है, बाकी सभी गलत हैं, सो ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, द प्रोसेस बाई विच अ लेजिस्लेटिव बॉडी और द अदर लीगली कंस्टिट्यूट ट्रिब्यूनल इनिशिएट चार्जेस अगेंस्ट ए पब्लिक ऑफिशियल फॉर मिसकंडक्ट, ठीक है। तो कोई ऑफिशियल यानी कि कोई उच्च अधिकारी कुछ जैसे गलत करता हुआ पाया जाता है, तो उसके ऊपर एक महाभियोग लगाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे इम्पीचमेंट बोलते हैं ना, महाभियोग। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, अ पर्सन हु हैज चेंज देयर फीलिंग्स ऑफ सपोर्ट एंड ड्यूटी फ्रॉम वन पॉलिटिकल रिलीजियस नेशनल ETC ग्रुप टू ए न्यू वन, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, रेनीग्रेड होता है वो, ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 115, टू पनिश somebody by officially not allowing them to remain a member of a particular religion, especially the Roman Catholic Church, इसे excommunicate कहते हैं, so the right option will be A। एंड नेक्स्ट यहाँ पे पैसेज दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सो 116 से 120 तक जो क्वेश्चंस आंसर दे रखे हैं वो आपको पैसेज को रीड करके देने हैं। तो पैसेज आपका TGT में दिया ही होता है, और ये आपकी रीडिंग जो स्किल होती है उसे चेक करने के लिए पैसेज दिया रहता है, ठीक है। जब भी आप है ना, देखिए ये हैं इसके क्वेश्चन, इसी जो पैसेज है उसके क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं 116 से 117 120 तक, ये इस पैसेज के क्वेश्चंस हैं।
ठीक है। तो आप पहले से जब भी आप पैसेज को करें तो सबसे पहले ऐसे अगर छोटा है पैसेज तो आप पैसेज को डायरेक्टली पढ़ लीजिए, उसे आप रीड करके क्वेश्चन को समझ सकते हैं, उससे मतलब इंटरलिंक कर सकते हैं। लेकिन अगर पैसेज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो एक ट्रिक होती है कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लें। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ क्या मतलब किस बारे में ये पैसेज है दिया गया है, तो आपको आइडिया हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 116, मैं बता दे रही हूँ थोड़ा सा। जैसे मदर टेरेसा कौन थी या क्या है उनके बारे में हुआ है, तो वाज यहाँ पूछ रहे हैं वाज द फर्स्ट टू बी गिवन ए स्टेट फ्यूनरल इन स्पाइट ऑफ holding no public office, या was the second unofficial person to be given a state funeral, was given a state funeral next to Gandhi. तो मदर टेरेसा वॉज द फर्स्ट सेकंड अनऑफिशियल पर्सन टू बी गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, यानी कि ये सेकंड अनऑफिशियल पर्सन थी जिन्हें क्या दिया गया था, स्टेट फ्यूनरल से उन्हें नवाजा गया था, यानी कि उनको डेथ के बाद उन्हें राजकीय सम्मान से उनको दफनाया गया था महात्मा गांधी के बाद। यानी महात्मा गांधी ऐसे पहले व्यक्ति थे, सेकंड नंबर पर मदर टेरेसा थी, तो उनके फ्यूनरल के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो आराम से आप पैसेज पर जाएंगे यहाँ पर हम, तो हम समझ लेंगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है, द यूगोस्लेव बॉर्न नन वॉज फर्स्ट पर्सन इन इंडिया आफ्टर M.K. गांधी टू बी गिवन अ स्टेट फ्यूनरल डेस्पाइट नेवर होल्डिंग एनी पब्लिक ऑफिस। यानी कि कोई पब्लिक ऑफिस पर ना होते हुए भी, यानी कोई राजकीय पद पर ये नहीं थी, उसके बाद भी इन्हें स्टेट फ्यूनरल दिया गया था आफ्टर M.K. गांधी। तो ये सेकंड फ्यूनरल हुआ इस तरीके का। तो सीधे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ ही है यहाँ पर, ठीक है। ये पूछा गया ना मदर टेरेसा, तो वाज द सेकंड अनऑफिशियल पर्सन टू बी गिवन अ स्टेट फ्यूनरल। तो ये आपका यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चल जाता है कि पैसेज में दिए होते हैं आंसर, कुछ क्वेश्चंस के होते हैं, कुछ के बनाने पड़ते हैं। जैसे 117 है, ये भी मदर टेरेसा वॉज मतलब कैसी थी, इनडिफरेंट टू क्रिटिसिज्म थी, डिफेंसलेस अगेंस्ट क्रिटिसिज्म, एबव क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म से ऊपर थी वो, या द टारगेट ऑफ क्रिटिसिज्म मतलब क्या थी वो, तो वो उनकी ऐसी व्यक्ति थी वो कि वो उनकी क्या क्रिटिसिज्म की जाएगी। सो आपका ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा, इनडिफरेंट टू क्रिटिसिज्म। एंड मदर टेरेसा आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विथ, उन्होंने अपने आप को किस तरीके से आइडेंटिफाई कराया। सो द पुअर्टी स्टेकन सिम ड्वेलर्स टू कैलकाता, वो इनकी सेवा करती थी। स्लम ड्वेलर्स होते हैं, झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, उनकी सेवा के लिए वो जानी जाती थी। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। तो कहने का ही मतलब है पूरा ये मदर टेरेसा के बारे में पैसेज है, आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको ये खुद से ही हो जाएगा ईजीली। एंड नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 121, रोहन एंड सोहन मस्ट टेक डैश शेयर। तो रोहन एंड सोहन यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया, मस्ट टेक देयर शेयर, है ना। तो यहाँ पे आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब नाउन जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो ऑब्वियसली प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, आइदर राधिका, या तो राधिका या माहिका फॉर गॉट टू टेक लंच बॉक्स। तो यहाँ पर आपका जो प्रोनाउन है वो हर आएगा, सिंगुलर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ना एक जने की बात हो रही है, यानी विकल्प दिया गया है, या तो राधिका या फिर माहिका। यहाँ दोनों की बात नहीं हो रही, कलेक्टिवली बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सेपरेटली बात हो रही है, तो यहाँ पर केवल हर आएगा, है ना। तो आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, नाइदर रजत नॉर रोहित हैज़ डन। तो ना तो रजत ने अपना काम किया और ना ही रोहित, दोनों में से किसी ने काम अपना नहीं किया है, तो यहाँ पर हिज आएगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना, सब्जेक्ट को अलग अलग बात करते हैं, एक साथ नहीं करते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, द प्रिंसिपल एंड टीचर इज केयरलेस ऑफ हिज ड्यूटी। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हिज आएगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पर सिंगुलर है, यानी प्रिंसिपल और टीचर यहाँ एक ही व्यक्ति हैं, तो यहाँ हिज ही आएगा। तो वैसे यहाँ दे रखा है इन्होंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, 25, एवरी टीचर, यानी कि प्रत्येक अध्यापक एंड स्टूडेंट वॉज इन दिस प्लेस, इस प्लेस पर था। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि एवरी जो है ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और एक है ना, तो यहाँ पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब ये लेता है। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए।
सो गाइज़ ये थे हमारे 125 क्वेश्चन। इसके साथ ही हमारा जो प्रैक्टिस पेपर है 37 ये कंप्लीट हो गया। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।